मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 10th क्लास के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर का टॉपिक बन रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो आज उसी का दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान है। दोबारा सुनना है। क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान है। क्वेश्चन आपको नोट करना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान है या फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका है। ठीक, अब ध्यान सुनना। जैसे पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789। याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो 14 जुलाई 1789। तो बताना है कि राष्ट्रवाद के उत्पन्न करने में या राष्ट्रवाद को बढ़ाने में फ्रांसीसी क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो पहला पॉइंट यही बता देना है कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई थी। अब बताना है कि पहली बार राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही हुई थी। मतलब ये बताना है कि यूरोप में पहली बार राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति या राष्ट्रवाद का जो उदय या उद्भव फ्रांसीसी क्रांति में ही देखने को मिलता है। तो दूसरा पॉइंट लिखना है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में ही देखने को मिलता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बताना है कि इस क्रांति मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए। तीसरे पॉइंट बताओगे कि फ्रांसीसी क्रांति से अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे जो राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार थे, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार थे उनमें भी बदलाव आया। पहले जो संप्रभुता थी, सर्वोच्चता थी, सारे अधिकार थे वो राजतंत्र अर्थात राजा के पास थे, लेकिन इस क्रांति के बाद वो सारे संप्रभुता के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सारे अधिकार नागरिकों के समूह के पास आ गए। दोबारा सुनना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आया। जैसा उसमें क्या क्या बदलाव है, तो 2 पॉइंट लिखना है कि राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुआ। दूसरा लिखना है कि जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब कि देश की जो सर्वोच्चता है, सारी पावर है, वो भी राजतंत्र से निकलकर अब नागरिकों के समूह के पास आ गई। क्या मतलब है कि पहले सारी सर्वोच्चता, संप्रभुता राजा के पास हुआ करता था। राजा निरंकुश होकर के अपनी मनमर्जी से काम करता था, लेकिन जैसे ये फ्रांसीसी क्रांति हुई, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो संप्रभुता थी वो राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के समूह में आ गई, अर्थात अब संप्रभुता आम जनता के पास आ गई। ठीक, नेक्स्ट बदलाव क्या आया, पितृभूमि। पहले क्या था कि फ्रांस के लोगों को केवल भूमि का टुकड़ा मिला करता था, वो उसी भूमि पर काम करते थे। अब पहली बार इस क्रांति के बाद यहाँ के लोगों को लगा कि यह हमारे पूर्वजों की भूमि है, और जब पूर्वजों की भूमि है तो हमारा इस पर अधिकार है, हम इसे बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बदलाव क्या आया कि पितृभूमि। पहले इन लोगों को भूमि का एक टुकड़ा मिला करता था काम के बदले, लेकिन अब इनके अंदर ये हो गया कि हाँ, ये हमारी पैतृक भूमि है और इस पर हमारा अधिकार है। नेक्स्ट जो बदलाव आया, संविधान आधारित शासन। जब क्रांति हुई तो इसके बाद ये हुआ कि अब जो भी शासन होगा वो संविधान के अनुसार शासन चलाया जाएगा, ऐसी अभिव्यक्ति प्रारंभ हुई। इनको लगा कि अब हमारा जो शासन होगा उसके लिए हम संविधान बनाएंगे और संविधान पर आधारित शासन चलाया जाएगा, राजा के अनुसार शासन नहीं चलाया जाएगा। नेक्स्ट है नया राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात इस क्रांति के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब एक नया राष्ट्र ध्वज बनाया जाएगा, मतलब नया तिरंगा बनाया जाएगा, नया राष्ट्र ध्वज होगा और उसी के संगठन में या उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। तो क्रांति के बाद एक क्या बदलाव आया, नया राष्ट्रीय ध्वज। ये सब क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है कि एकता उत्पन्न हो रही है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद नया राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि नेशनल असेंबली का गठन किया गया।
ठीक, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। पहले सारे अधिकार राजा के पास थे, लेकिन इस क्रांति के बाद पहली बार नेशनल असेंबली अर्थात राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया। यह भी महत्वपूर्ण बदलाव आया। और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा जो भाषा बनाई गई। क्या मतलब कि अब ये कह दिया गया कि जो फ्रेंच भाषा है वो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा होगी, अर्थात सब लोग इसी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे। और उसके साथ साथ इस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार उत्पन्न हुए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचार उत्पन्न हुए, जिससे लोगों को ये लगा कि हाँ, अब हम लोग एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए कार्य कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो राष्ट्रवाद के उत्पन्न करने में या राष्ट्रवाद के उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रवाद के उदय में फ्रांसीसी क्रांति की क्या भूमिका थी। और यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन संहिता की क्या भूमिका थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन संहिता की भूमिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1804 की नेपोलियन की नागरिक संहिता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नागरिक संहिता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की नागरिक संहिता की क्या भूमिका है। क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो सिंपल आएगा कि 1804 की नेपोलियन की नागरिक संहिता का उल्लेख कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की नागरिक संहिता की क्या भूमिका थी। तो 1804 में नेपोलियन ने अपना एक नियम कानून, एक कानूनों का एक संग्रह या अपना एक कुछ नियम बनाया। तो वो जो नियम बनाया उस नियम के समूह को ही नागरिक संहिता कहा जाता है। उसने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसने वास्तव में यूरोप में राष्ट्रवाद के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने पहला काम क्या किया कि जो जन्म आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है कि जन्म आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करना, अर्थात नेपोलियन ने यह आदेश जारी कर दिया कि अब किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट उसने क्या किया, जन्म आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। अर्थात उस समय क्या था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग थे। तो जो उच्च वर्ग थे उनको विशेष अधिकार था। तो इसने आदेश जारी किया कि आज के बाद जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या था, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना। ठीक, तो पहले क्या थी सामंती व्यवस्था, जो जमीन के मालिक होते थे उनका काम था अपने क्षेत्र में कर वसूलना और जनता पर अत्याचार करते थे। तो नेपोलियन ने सामंतवादी प्रथा या इसी को जमींदारी प्रथा कहते हैं, इसका अंत कर दिया। अर्थात कहा कि कर वसूलने का काम ये सामंत नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना। सामंती व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, तो याद रखना कि नेपोलियन ने क्या किया, जमींदारी व्यवस्था या सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कह दिया कि कर वसूलने का कार्य आपका नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या किया गया, भूदास प्रथा को समाप्त। पहले क्या था कि जो किसान थे वो लॉर्ड के यहाँ या सामंतों के ज़मीन पर कार्य करते थे और वो उनके यहाँ दास, कृषि दास हुआ करते थे, केवल काम करते थे, उनके बदले उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता या केवल भोजन प्राप्त होता। तो नेपोलियन ने भूदास प्रथा को समाप्त कर दिया और अब ये कहा कि जो किसान है वो अपनी खेतों पर काम करेगा, किसी अन्य के खेतों पर काम नहीं करेगा। यदि काम करेगा तो उसे उसके बदले उचित वेतन इत्यादि दिया जाएगा। तो नेपोलियन ने क्या किया, भूदास प्रथा को समाप्त किया। फिर आता है कानून सबके लिए बराबर। नेपोलियन ने क्या किया, कहा कि जो कानून बनाया जा रहा है या जो कानून है वो सबके लिए एक बराबर होगा, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्य वर्ग का हो, कानून सबके लिए एक बराबर है। यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसको सज़ा एक प्रकार की मिलेगी, चाहे वो किसी वर्ग का हो। तो नेपोलियन ने क्या किया, कानून कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई इसमें ऊंच नीच की भावना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सबके लिए बराबर रहेगा। और नेपोलियन ने क्या किया कि यातायात और संचार के साधनों को बढ़ावा दिया। यातायात और संचार के साधनों को बढ़ावा दिया जिससे कि दूर दूर तक आना जाना, व्यापार करना आसान हो जाएगा। इससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। क्यों,
कि अब दूर तक लोग जाने लगे, काम करने लगे, लोगों में आपसी विचार विमर्श हुआ, बातें किए, तो उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न होने लगी। तो नेपोलियन ने यातायात और संचार के साधनों को भी बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ पूरे देश के लिए नेपोलियन ने एक ही प्रकार के बाट माप अर्थात माप तौल की एक समान व्यवस्था स्थापित की। ये नहीं कि कहीं पर वजन 1 किलो में हो तो कहीं 900 ग्राम, कहीं 800 ग्राम, कहीं 700 ग्राम। उसने पूरे देश के लिए एक ही प्रकार की माप तौल की व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक। और उसके साथ साथ पहले क्या था, श्रेणी संघ मतलब गिल्ड हुआ करते थे जो कारीगरों पर, व्यापारियों पर नियंत्रण रखते थे। तो नेपोलियन ने गिल्ड के नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया। कहा कि ये गिल्ड कौन होता है व्यापारियों पर या कारीगरों पर नियंत्रण रखने के लिए, तो इसने क्या किया, गिल्ड या श्रेणी संघ के भी नियंत्रण को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से नेपोलियन ने कुछ नियम बनाए थे। इन नियमों के कारण भी फ्रांस के लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई। और जब वाटरलू के मैदान में नेपोलियन हारता है, वियना की बैठक होती है, उसमें इसके इन सारे चीज़ों को जब समाप्त किया जाता है, तो जनता को चूँकि ये पता हो चुका था कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, इसलिए जनता ने विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और जनता ने विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रवाद के उदय में 2 कारण बता दिए। एक तो हमने ये बता दिया कि फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था, दूसरा हमने बता दिया कि नेपोलियन ने जो संहिता बनाई थी उसका क्या योगदान है। तो ये 2 क्वेश्चन भी हैं और राष्ट्रवाद के उदय में कारण पूछे तो इन दोनों में से कुछ कारण आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के और क्या क्या कारण थे, उसके साथ साथ राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव हुआ, ये पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।